हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने क्लास 7th का बुक लाई हूं और उसका आज फर्स्ट चैप्टर करवाने वाली हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 6 का बुक कंप्लीट कर लिया है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चैप्टर 1 करवाऊंगी। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 6 का कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें जो हमने पढ़ा था ना वो टोटली प्राचीन इतिहास के बारे में था। वो टोटली प्राचीन इतिहास के बारे में था। और जो हम इसमें पढ़ेंगे वो मध्यकाल के बारे में होगा, है ना। वो मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। जो इस बुक जो क्लास 7th की बुक में पढ़ेंगे ना वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे इस चैप्टर का जो नाम है वो है हजारों वर्षों के दौरान हुए पड़ताल, परिवर्तनों के पड़ताल, है ना। तो देखते हैं भाई क्या परिवर्तन हुए और उसकी क्या पड़ताल किए जा रहे हैं ना। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं बिल्कुल मन लगा के। तो बोर नहीं होना है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, बीच से कुछ समझ नहीं आता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको दिया गया है यहाँ पे एक नक्शा दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए तब तक मैं आगे पढ़ती हूँ, है ना। तो मानचित्र एक की बात की जा रही है कि अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में यह चित्र बनाया। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा था और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और एक मानचित्र दो भी है, आगे मैं दिखाऊंगी। वो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ आज हम उत्तर भारत को ढूंढेंगे, और श्रीलंका का जो द्वीप है वो ऊपर की तरफ खिसका हुआ है। मतलब कि अभी जो हमारा मैप है अभी जो हमारा मैप है उसमें श्रीलंका यहाँ पे है, लेकिन जो इन्होंने बनाया था ना अल इद्रिसी ने, उसमें ऊपर की ओर ये श्रीलंका है। तो यही बता रहे हैं कि नक्शा तो मतलब एक ही इलाके का है लेकिन उसमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा है। तो पहला नक्शा कब बना था, किनके द्वारा बना था? 1154 में अल इद्रिसी के द्वारा। उसके बाद दूसरा जो था 1720 में बनाया गया था। इसको याद रखिएगा, एक नंबर में पूछ सकता है ना। इसमें ये दिया गया है कि 12वीं सदी भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी द्वारा बनाया गया ये चित्र है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो यह है कि जगहों के नाम अरबी भाषा में जो थे ना वो अलग थे। देखिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। मतलब कि जगहों के नाम जो अरबी भाषा में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने भी नाम हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश को कन्नौज के नाम से संबोधित किया गया है। ये मानचित्र 2 है आपका, इसको ध्यान से देखिए। ये काफ़ी मिलता जुलता है हमारे वर्तमान के भारत के नक्शे से। तो ये लगभग पहले जो नक्शा बना था उससे 600 वर्ष बाद बनाया गया है इस नक्शे को, है ना। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी तौर पर दिखाया गया है। आश्चर्य की बात है कि मतलब जो नाविक और व्यापारी थे ना वो अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे, इसलिए ये जो तटीय प्रदेश है उसको बिल्कुल बारीकी से दिखाया गया है ताकि इनको अपना व्यापार और इधर उधर आने जाने में सुगमता हो, है ना। ये जो तटीय प्रदेश है इसको बहुत बारीकी से दिखाया गया है, किसके लिए? नाविकों और व्यापारियों की समुद्री यात्रा के लिए, ताकि उनको ज़्यादा कठिन ना हो। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये तो 18वीं सदी में बनाई गई थी ये भी चित्र, उसके बारे में बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसका। इसमें बोल रहा है कि इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र का अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों और नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ में उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियाँ ध्यान रखना जरूरी होता है। बोल रहे हैं कि ये इतनी ही महत्वपूर्ण बात है जब दूसरे युग के मानचित्र का अंकन जो विज्ञान में होता है, जो इतिहासकार जो करते हैं उसके जो दस्तावेज और नक्शे हैं उसका अध्ययन करना और उनके संदर्भ में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमियाँ हैं उन सबको ध्यान में रखकर एक इतिहास का खाका तैयार किया जाता है ना। इस पे जो अगला टॉपिक है हमारा नई और पुरानी शब्दावलियाँ, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। ये बोल रहे हैं कि
अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और यहाँ भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से बिल्कुल भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण शब्द भंडार से ही नहीं आई है, साथ में यह शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो अगर सूचनाओं का संदर्भ बदलते हैं तो भाषाएं भी बदलती हैं। भाई समय के साथ साथ हर चीज़ बदलता है ना। तो समय के साथ साथ बहुत चीज़ें भाषाएं एक ही भाषा है लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है। मध्ययुगीन में जो फारसी तो आधुनिक फारसी से बहुत भिन्न था। तो बोल रहे हैं कि व्याकरण के जो शब्द भंडार हैं वो तो मतलब भंडार से तो नहीं उसकी जो भिन्नता है वो सामने आई है, लेकिन इन शब्दों का जो मायने है ना वो बदल गया है। आगे के उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ या नाम से जानते हैं ना। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज और सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय क्या था? पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब इन्होंने जो मिन्हाज और सिराज है ना, उन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था वो बस इन्हीं राज्यों के लिए किया था, जो पंजाब है हरियाणा है और गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है इनके लिए। लेकिन अभी हिंदुस्तान बोले तो पूरा भारत जो हमारा मानचित्र में आता है ना उसके हर इतिहासकार अपने अपने हिसाब से अलग अलग उनका पॉइंट ऑफ व्यू था भारत को लेकर। कुछ पैसिफिक एरिया को लेकर वो नाम दे देते थे, जैसे कि मिन्हाजो सिराज ने दिया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ये बोले मिन्हाजो सिराज जो दिल्ली सल्तनत में रहता था, तो ये बोले कि वो तो भाई दिल्ली सल्तनत में रहता था, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो राज्य आते थे ना उसको उसने हिंदुस्तान बोल दिया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। बाबर का भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। और 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के हिंद भी कुछ कुछ इसी तरह का समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जाता है, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हैं जो आज हम जानते हैं ना। जोड़ते हैं राजनीतिक और सांस्कृतिक। जो हिंदुस्तान शब्द है उसे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ कैसे जोड़ते हैं हम लोग, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बस वो किसी राज्य के पैसिफिक एरिया मतलब 2-3 एरिया को मिलाकर हिंदुस्तान बोल दिया, भारत बोल दिया, हिंद बोल दिया, है ना। अलग अलग जो लोग थे उनके हिसाब से अलग अलग थी मायने इसके। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों में कुछ अलग ही अर्थ होते हैं। और उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या है? विदेशी अगर हम बोले तो हम क्या सोचते हैं? अगर विदेशी हमारे दिमाग में आता है वर्ड तो इससे हम क्या सोचते हैं? विदेशी जो भारत का ना हो, है ना, जो बाहर से आया हो, उसको हम अभी विदेशी बोलते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसे विदेशी किसको बोलते थे? देखिए, मानो किसी गांव में मतलब विदेशी हम अभी उसको बोलते हैं जो हमारे भारत का नहीं है, जो बाहर से आया है ना, प्रवासी है जो। और लेकिन मध्यकालीन में उसको विदेशी बोलते थे ना जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति हो, उसका समाज और संस्कृति का कोई मतलब अंग ना हो। मानो किसी गांव में आने वाला व्यक्ति जो अनजान हो और उसका समाज और संस्कृति का कोई भी मतलब उनसे मिलता जुलता नहीं हो, बिल्कुल भिन्न हो, उनको विदेशी बोलते थे। भले ही वो वहीं के हो, भारत के ही हो, लेकिन उनकी सोच सामाजिक और सांस्कृतिक जो भिन्नता है इसकी वजह से वो विदेशी कहलाते थे। ऐसे को ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहते थे, विदेशी को, है ना। तो इसमें कह रहे किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग धार्मिक या जाति की परंपराओं से जुड़े होने के पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर नगरवासी है ना, नगरवासी के लिए ये लोग वनवासी शब्द का प्रयोग करते थे। नगर के ही हैं लेकिन उनकी सांस्कृतिक और ये सब अलग है तो वनवासी हो गए उनके लिए। लेकिन अगर गांव में रहने वाले ऐसे किसान जो अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए वो विदेशी नहीं होते थे। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है इतिहासकार और उनके स्रोत, है ना, तो इसको पढ़ेंगे।
ये कह रहा है कि इतिहासकार इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है। इसे देखते हुए वे अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इसमें जो आप अध्ययन करेंगे वो मुख्य रूप से 700 से लेकर 750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्षों का जो परिवर्तन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन में इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते थे उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल में के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए जैसे शिलालेख प्राचीन काल में भी था, सिक्के, स्थापत्य, जो भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। कुछ बातें पहले से भी काफ़ी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती गई। इसके लिए ये आगे इतिहासकार सूचना के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रम से सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होता गया। तो कागज़ सस्ता होगा तो लोग क्या करेंगे भाई, वो लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमत तथा मंदिर पांडुलिपियों एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती हैं, मगर साथ ही इनका उपयोग जो था ना वो बहुत कठिन था पांडुलिपियों का। तो ये जो कागज़ आके इसे इनके जो ज़िंदगी में जो था ना वो एक सुधार मान लीजिए कि अगर कुछ उनको लिखना भी होता था तो बहुत आसानी होती थी। तो इसमें एक पीछे दिया गया है कुछ बॉक्स में, उसको पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यह है कि कागज़ का मूल्य, इसमें दिया गया है कागज़ का मूल्य। देखते हैं भाई। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपियों की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसीलिए उसने एक ऐसा पांडुलिपि को धो डाला जिसको उसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना। जिसको मतलब वो ज़रूरत नहीं समझता था कि इसमें मतलब ये मेरे काम की नहीं है, उसको धो दिया और उस कागज़ को सुखाने के बाद उस पर जो उसको लिखना था वो लिख लिया। लेकिन वहीं एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो दुकानदार आपको वस्तु कागज़ में लपेट कर दे देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 13वीं सदी में जो कागज़ की आपूर्ति थी ना वो बहुत ही मतलब कम थी, नहीं थी, नगण्य मात्रा में थी। लेकिन वहीं एक सदी बाद कागज़ अगर वस्तु को उसमें लपेट कर दिया जा रहा है, इसका मतलब कि उसकी उपलब्धता बढ़ गई थी, है ना। तो आगे देखते हैं हमारा क्या है अगला टॉपिक ने इसी को कंटिन्यू करना है। तो उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसीलिए जो है लिपि या नकल विष हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य का ही नकल उतारा हो तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना होता होगा, है ना। आपने भी बहुत बार कोशिश करी होगी, बचपन में मैंने भी करा था। तो ये बोल रहे हैं कि पहले तो छापा खाना नहीं था कि आप भाई कॉपी कर लेंगे। पहले वो अगर आप किसी चीज़ की कॉपी करना चाहते हैं तो वो अपने हाथों से ही करना होता था और हूबहू लिखना होता था, ये बहुत मुश्किल था। और अगर आपका दोस्त कुछ ये ऐसा लपेट लपेट कर लिखता हो तो आपको और समझ में नहीं आएगी कि भाई क्या लिखा है उसने। तो फिर आपको अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा कि हाँ ये हो सकता है। तो वही ये बोल रहे हैं कि अंदाज़ा लगाना पड़ता था मजबूर होकर। और क्या लिखा गया, फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे ही लेकिन अंतर पड़ जाते थे। अब भाई अंतर तो पड़ेंगे ही ना, हूबहू कोई कैसे लिख सकता है, अभी भी हाँ लिख सकता है लेकिन उतना नहीं। इसमें एक बॉक्स दिया गया है कि ऊपर में आपको दिख रहा है कि एक बॉक्स है, अभिलेखागार क्या होता है। ये बोल रहे कि ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के रिकॉर्ड ब्यौरे को रखते हैं। मतलब अभिलेखागार बोल रहे हैं कि मतलब वैसा स्थान जहाँ पे आप किसी दस्तावेज को, किसी इम्पोर्टेंट कागज़ को रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको अभिलेखागार बोला गया है। और ये एक यहाँ पे देखिए कॉपी कर रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पे वही लिखी गई है। आगे देखते हैं इसका। तो बोल रहे हैं कि पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता था।
पांडुलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे बड़े फेरबदल करते चले जाते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य हो जाता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनने लगी भाई, जो नकल थे उसके भी नकल बनने लगे, और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे के से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल प्रतिलिपियां जो हैं पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हैं। क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती हैं। बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर भी पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए भी मूलतः लेखक ने क्या किया था, इतिहासकार को ही एक ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। बोले पहले तो सही था, लेकिन अगर जो हमें वर्तमान में या फिर जो इतिहासकार इतिहास लिखना चाहते थे मध्यकालीन के बारे में, इतनी सारी नकल नकल मिल गई कि उनको भाई इनको उसके बेस पर लिखना जो होता है, एक खाका तैयार करना, वो बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए, है ना। एक ही वर्ड को कोई किसी और में कुछ और लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, तो उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और है, कई बार लेखक स्वयं समय समय पर अपने मूल वृत्तांत का संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने एक वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर था, लेकिन 1971 में इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। इस पुस्तकालयों के विशाल संग्रहालयों में कहीं दबा हुआ था। बोल रहे हैं कि जैसे संशोधन तो अभी भी हमारे संविधान में होता है ना। तो ये पहले भी था, अगर मान लीजिए कि बुक में कुछ लिख दिया हो जो वर्तमान में बदल रही हो, तो उसको वो इतिहासकार जो थे ना उसको सुधार लिया करते थे। इसमें एक लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी भाषा में पढ़ने के लिए बताए गए हैं। इसमें एक लिपि है नस्तलीक लिपि, इसको बाईं ओर लिखी जाती है, इसको याद रखिएगा। जैसे खरोष्टी के बारे में, अरमाइक के बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है ना। तो इसकी जो विशेषता है ये है कि ये बाईं ओर से लिखी जाती है, और इसमें वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखी जाती है। और फारसी अरबी के लिए जानकारी भी लिपियों को पड़ता है। और एक शक्त लिपि है, शक्त लिपि का ये विशेषता है कि ये दाईं ओर से लिखी जाती है और अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन होती है ये लिपि। तो इसकी जो विशेषता है वो याद रखिएगा, पूछी जा सकती है 1 नंबर में, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे बड़ी भारी चुनौती था। मुख्य रूप से इसीलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकियों का दर्शन हुआ, जैसे कि सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, और क्या बोलते हैं, युद्ध में आग्नेयास्त्र। ये सब प्राचीन काल में नहीं था, ये सब मध्यकाल का ही विशेषता है ना। ये सब युद्ध में आग्नेयास्त्र, ये सब प्राचीन काल में नहीं थे। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आए, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलों के उन लोगों के साथ आए जो नए विचार से भी जो नए विचार लेकर आए थे। परिणामस्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। ये बोल रहे हैं कि जो 700 से 1750 तक का जो काल है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे सिंचाई में रहट, ये है रहट, सिंचाई में रहट का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद कताई में चरखे का, और युद्ध में आग्नेयास्त्र, जो कि प्राचीन काल में बिल्कुल भी नहीं था, है ना। तो ये परिवर्तन की बात की जा रही है। इसमें है कि इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर दूर तक यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद होने लगी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ने लगा उनमें से मुख्य थे राजपूत। राजपूत का अर्थ क्या होता है? राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। राजपूत नहीं बोलते, राजपुत्र, है ना। तो इसमें जो मुख्य रूप से वो राजपूत, जिनका अर्थ है राजपुत्र या राजा का पुत्र, से निकलता है। 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के लिए, उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और
चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। तो ये बोल रहे हैं कि राजपूत, अगर राजपुत्र का वर्तमान में अगर अर्थ समझे तो क्या है, इसका एक अलग ही जाति समूह से हो जाता है ना। लेकिन ऐसा प्राचीन काल में या मध्यकालीन में नहीं था। प्राचीन में तो थे ही नहीं, मध्यकालीन की बात कर रहे हैं। उसमें राजपुत्र का मतलब था ऐसा जो वीर हो, जो योद्धा हो, जो युद्ध करता हो, है ना। उसमें कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी जैसे है राजपूत, उसमें भी कई वर्ण है ना, तो ऐसा बंटवारा नहीं था। राजपूत का मतलब उसमें बहुत सारे आ जाते थे, राजा भी आते थे, सामंत भी आते थे, है ना। तो सेनापति, सेनानायक सब आते थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई राजपूत मतलब कोई एक ही वर्ण का था और उसी उसी को बोलते थे, नहीं। जो क्षत्रिय था, जो युद्ध करना जानता था, वो सभी राजपूत के अंतर आते थे, क्योंकि राजपूत का मतलब ही होता है क्षत्रिय। आमतौर से योद्धाओं के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस पूरे इलाके के दौरान जो क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका भी बढ़ता गया। भाई जंगल काटेंगे तो उसको क्यों काटेंगे, खेती के लिए ही काटेंगे, कृषि के लिए ही, है ना। तो कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी की ओर हो रही थी, और पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासी जो थे वो मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा उनको। भाई वो जंगल में रहते थे, क्यों, क्योंकि वो जंगली खाद्य पदार्थ पे ही जीवित रहते थे। अब जब जंगल ही काट दिया जाएगा तो वो रहेंगे कहाँ। तो उनको मजबूरन अपना जो घर था, वो जहाँ रहते थे जिस स्थान को, उसको छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। जो वहाँ पे उसके अनुकूल ढल सके वो ढल गए, और जो नहीं ढल पाए वहाँ से निकल गए, है ना। कृषकों को ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने वाले लोग, वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी भी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, लेकिन कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी आदि कर लेते थे। जैसे जैसे समय में अंतर बढ़ते गए, समाज में अंतर बढ़ता गया, लोग जाति और उपजाति में बढ़ते गए। देखिए, जाति और उपजाति, ये भी मैं बोल रही थी ना आपको, राजपूत का मतलब तभी अभी जो आप उससे समझते हैं ना, वो पहले नहीं था। तो जाति पर भी उपजाति बढ़ने मतलब बढ़ गए उन लोग, जाने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। कर्म के आधार पर नहीं, मतलब आप जिस तरह से, अगर आपका कोई ऊंचा व्यापार है तो उसके हिसाब से आपको दर्जा दिया जाएगा। अगर आप निम्न वर्ग के हैं और आपके पास ज़मीन नहीं है, आप किसी और के ज़मीन पे खेती करते हैं, तो आपको अलग दर्जे में रखा गया है ना। तो किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में भी हो सकता था, है ना। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे बोलते थे जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव में जो रिवाजों का पालन था करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर जो मुखियाओं का शासन होता था, मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई उनका भार होती थी, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होता है उनके बीच, तो एक समूह होता था, उसमें जो बुजुर्ग लोग होते थे उसको बोलते थे जाति पंचायत। वो एक मतलब हमारे कोर्ट न्यायालय की तरह ही समझ लीजिए, वो फैसला कर लिया करते थे और इस मसले को आपस में ही सुलझा लेते थे, है ना। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, क्षेत्र और साम्राज्य, देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। इसमें बताया जा रहा है कि जो चोल हैं, चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिसका कार्यकाल 1266 से 87 तक था, की प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी जाती है। उनमें से एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया जाता है उनको। जो गयासुद्दीन बलबन थे ना, उनको एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया जाता है, जो पूर्व में बंगाल के गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आते थे। गोंड आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग उनकी सेना के आगे पलायन करने लगे थे, है ना।
मतलब उनकी सेनाएं इतनी वो होती थी कि उनको अपना क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ता था अपनी जान बचाने के लिए, पलायन कर जाते थे। इसमें आगे है कि इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार पर मतलब क्यों उल्लेख करते रहते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो जीत के बारे में बताते हैं ना इतिहासकार, या जो प्रशस्तियाँ जो प्रशंसा पत्र में लिखा जाता है वो इतिहासकारों के द्वारा अतिशयोक्ति, ये सोचते हैं ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनका विजय नहीं हुआ हो, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। इतिहासकार इसको पूर्ण तरीके से सत्य नहीं मानते हैं। तो वही बताया जा रहा है। आगे हमारा एक इसमें एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है, भाषा तथा क्षेत्र। इसको देखते हैं। 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में बोले जाते हैं, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, और मबारी तमिलनाडु में, गौंडी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक अलग भाषा भी थी जो संस्कृत थी, और इस भाषा को सभी नहीं बोलते थे। बस ये एक प्राचीन भाषा थी जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता इसको नहीं जानती थी। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाने के लिए छोड़िए, ये एक ऐसी है। इसमें आगे जो दिया गया है कि देखते हैं आगे इसमें क्या बताया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि 700 तक कई क्षेत्रों के आसपास भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और संस्कृति विशेष मतलब रूप से स्पष्ट थी। ये क्षेत्र वे विशेष राजवंशों से भी जुड़े होते थे। इन राजवंशों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्र में फैल कर विशाल साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे, इसीलिए वो आपस में लड़ते रहते थे हमेशा, है ना। आगे है कि 18वीं सदी के बारे में बताया में मुगल वंश के पतन के ढलान पर थे। ये बोल रहे कि 18वीं सदी में जो मुगल वंश का पतन था वो ढलान पर था, और इसके विपरीत क्या हुआ था, इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का जो शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा, और उन राज्यों की भी बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग तक फैलने लगी। इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य से हमें पता चलता है कि कई परंपराओं से लगता है कि जो इन क्षेत्रों में उभरी है थी, इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न थी तो कुछ एक समान थी। ऐसी परंपराओं से हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा भाषा के संदर्भ में भी मिलती हैं। सन 1700 से लेकर 1750 के बीच हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता रहा। तो ये बोल रहे हैं कि जब मुगल वंश का जो पतन ढलान पे हो गया, तो जो छोटे छोटे राज्य थे, जो जिसको सामंत बोला जाता था, वो उभरने लगे, वो स्वतंत्र होने लगे। भाई जाहिर सी बात है कि जब एक पिता गुजर जाता है तो उसके जो पुत्र होते हैं उनमें आपसी विवाद विवाद होने लगता है, या फिर वो सोचते हैं कि हम ऊपर जाएं तो हम ऊपर जाएं, इस घर के जो बागडोर हो मेरे हाथों में हो तो मेरे हाथों में, ऐसा होता है ना कहीं कहीं। तो वही मतलब जो जब कोई बड़ा वृक्ष गिर जाता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है पुराने और नए धर्म। ये जो हमारा नया टॉपिक है पुराने और नए धर्म, इसके बारे में पढ़ते हैं। आ जाइए। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इस दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। जैसे कि वैदिक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में भी परिवर्तन आते गए। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आया। जैसे कि इनमें से कुछ परिवर्तन थे कि नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण की बढ़ती महत्व और सत्ता,
है ना। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का जो आदर था वो बढ़ गया। और इनके संरक्षण कौन थे? नए नए राजा जो स्वयं को प्रतिष्ठित बनाना चाहते थे, वो भी इनकी संरक्षण करते थे। संरक्षणों का समर्थन होने के कारण समाज में जो इनका जो ब्राह्मण वर्ग थे उनका जो दबदबा था वो बढ़ गया, है ना। अब जब शासक ही इनका इनके ऊपर हाथ है तो भाई कोई क्या कर लेगा, है ना। जब शासक को लगता था कि भाई हमारी जो प्रतिष्ठा उसमें कमी आ रही है, तो वो ब्राह्मण की सहायता लेते थे, और ब्राह्मण भी यही चाहते थे भाई उनका चलता रहे कारोबार। आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसमें बोल रहे हैं कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विदेश कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच जा सके। ये बोल रहे हैं कि एक ये तो जो पहले था वो तो मतलब ब्राह्मण के द्वारा मतलब ऐसा माना जाता था कि आप अगर ब्राह्मण से पूजा करवाते हैं और उनको कुछ दान देते हैं तो भगवान के पास ही जाता है। लेकिन जो उसके बाद जो अवधारणा आई उसमें डायरेक्ट जो भक्त था उसको उसका जो कनेक्शन हो गया वो भगवान के साथ ऐसा माना जाने लगा, है ना। कर्मकांड के बिना ही मतलब वो अपने इष्ट के पास पहुंच सकते हैं। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए हुआ। इसको याद रखिएगा, कुरान शरीफ का जो पहले पहल जो संदेश था उस किनके द्वारा था? मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे। जो मुसलमान थे ना वो सिर्फ अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, उसके बाद जो भी थे वो एक समान थे। जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाते थे, चाहे वह उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कई शासक इस्लाम को और इसके विद्यमान धर्मशास्त्रियों को और न्याय शास्त्रीय अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। धर्मगुरु जो थे ना उनको उलेमा बोला जाता था। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे, तो जो सिया उनकी उनको बोला जाता था। जो पैगंबर साहब के दामाद थे ना अली, अली को जो अली की सत्ता को स्वीकार करते थे, विधि सम्मत के नेता माने जाते थे, जो उनको स्वीकार करते थे उनको जो सिया बोला गया। और सुन्नी थे, उनको खलीफाओं के जो प्रभु सत्ता को स्वीकार करते थे उनको ये सुन्नी बोला गया। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनका परंपरा चलता रहा है। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे दो सिद्धांत आए थे इस्लाम के बेस पे कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहते थे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो आप देख रहे हैं कि मुसलमान में भी दो मत, शिया सुन्नी जो दो थे वो अपने अपने मत रखते थे। और इसमें जो अगला हमारा टॉपिक और लास्ट ही टॉपिक है, चैप्टर समाप्त होने वाला है, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। ये बोल रहे हैं समय और कालखंडों के पर विचार। तो ये बोल रहे हैं कि इतिहास समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखता, यानी कि इतिहासकार जो हैं वो समय को केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, केवल घंटों, दिन और वर्षों की बीते के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़र यह भी है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों को कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्से युगों का या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, आसानी होगा पढ़ने के लिए। इसके तौर पर प्राचीन, मध्य और आधुनिक, है ना। तो प्राचीन में भी जो है आपने पढ़ा था, मध्यकालीन में भी। तो मतलब किसी भी चीज़ को अगर कालखंडों में बांट दिया जाता है मतलब उसको पढ़ने में आसानी होती है। अब कोई बड़ा सा, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि कोई अगर आपको कोई पहाड़ जैसे कि काटना है तो आप अगर उसको सोचेंगे कि एक ही दिन में, तो उसको नहीं, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके डेली डेली बेसिस पे आपको उसको काटना होगा, तो ऐसे करना पड़ता है ना। तो इतिहासकार भी यही कालखंड को बिल्कुल बांट देते थे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। ये जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं ना, इन्होंने उल्टा ही बांट दिया, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू किसको बोल रहे हैं? प्राचीन को। प्राचीन को हिंदू बोल रहे हैं, है ना। और मुस्लिम बोल रहे हैं मध्यकालीन को, क्योंकि इसमें ज़्यादा अधिकतर वही दिखते हैं। और ब्रिटिश जो बोल रहे हैं वो आधुनिक को बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे भारत पे आते हैं और राज करने लगते हैं ना। तो मतलब इनका भी अपने थॉट के हिसाब से इन्होंने भी अलग अलग नाम दे दिया है इतिहास को।
जैसे कि अलग अलग इतिहासकार भी देते हैं। यह विभाजन जो है ना इस आधार पे होता है कि यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। ये क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं। और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में की ओर भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आती है। इस दृष्टि से मैं इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता को भी उपेक्षित की जाती है। इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार कर पाते हैं। इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्रहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों के और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य, है ना, जैसे कि मौर्य, गुप्त, ये सब के बारे में। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन इतिहास उसे कहा जाता है, और इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन जो आधुनिक भारत में आप पढ़ेंगे, है ना। भारत के इतिहास के ये हजारों साल अनेक बदलावों में के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं सदी या 11वीं सदी में काफ़ी भिन्नता थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखा जाता है। फिर भी मध्यकाल की तुलना में प्राय आधुनिक काल से जोड़ी जाती है, तो आधुनिकता के साथ साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ है। इससे आज से यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। ये बोल रहे हैं कि मध्यकाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा नहीं था, हुआ। अब आधुनिक काल में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन देखा कि लोगों के साथ कितना उत्पीड़न होता था, है ना। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्रायः परिवर्तन आते रहे, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध होती गई कि उसके यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करने लगे। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन की चीहों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक को आप दोबारा से पढ़ें। इसकी तुलना आप पिछले पढ़ी हुई बातों से करें, और कोशिश करें कि यहाँ भी संभव हो कि यह देखने की बदलाव क्या थे और कैसे थे, है ना। तो ये एक आपको असाइनमेंट टाइप का है, ये आप खुद देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो गया है ना। तो इसका जो क्वेश्चन है आप खुद ही करने की कोशिश करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं हम फिर से आपको नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय एंड टेक केयर।